आईटीसी हैवीवेट स्टॉक है, लेकिन परफॉर्मेंस दिखी आज के सेशन में। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग मूवर्स हैं जो कि डेरिवेटिव्स में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अभय आयमा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभय जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। सर, सबसे पहला सवाल तो उर्जित पटेल पर ही होगा, क्योंकि सुबह से हम तमाम एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है कि उनके आने के बाद जो इंस्टीट्यूशनल या फिर जो पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी होगी वो होगी या फिर नहीं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी असमंजस था इन्वेस्टर्स के मन में कि नए आरबीआई गवर्नर कौन होंगे, तो क्या वो असमंजस दूर होगा और जो कॉन्फिडेंस रघुराम राजन के एरा में था इन्वेस्टर्स के मन में वो कायम रहेगा? देखिए, पहला तो ये जानना ज़रूरी है कि आरबीआई एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड द मोस्ट स्टेबल इंस्टीट्यूशन वी हैव टुडे। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें 2008 की क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया में बात हो रही थी कि आरबीआई ने कैसे एफिशिएंटली मैनेज किया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हाँ, इन बिटवीन वी हैड अ वेरी हाई प्रोफाइल आरबीआई गवर्नर डॉक्टर राजन, और उसकी वजह से शायद मेरे को लगता है उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन पहले जब आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता था तो इट वॉज नॉट सच अ बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर पटेल अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या है, तो आप किसी भी नज़रिए से देखें, वेदर यू लुक एट फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू लुक एट हिज एक्सपीरियंस, जो उनका कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, 5 साल से वो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, सो ही इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम ओवरऑल। ये सब को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक ही मैनेजेस टू टिक ऑल द बॉक्सेस। लेकिन आयमा साहब, ये मुद्दा है अब, और वो है ब्याज दरों का। ट्रांसमिशन हमने देखा कि बैंकों ने इतना स्ट्रांगली नहीं किया जितना आरबीआई गवर्नर ने कहा, पास्ट आरबीआई गवर्नर ने, कि उन्होंने रेट कटौती की और बैंकों ने ट्रांसमिशन नहीं किया। अब गोइंग फॉरवर्ड अब क्या मानते हैं, क्या पॉलिसी डेवलप करेंगे उर्जित पटेल साहब कि बैंकिंग को भी सहारा मिल जाए, रेट ट्रांसमिशन भी हो जाए, आम आदमी को भी सहारा मिल जाए? और अगर रेट कटौती की भी तो कितना मैक्सिमम स्कोप है सर इस बढ़ती इन्फ्लेशन में? कितना मैक्सिमम स्कोप है कि रेट कटौती होगी? नहीं, पहले तो जो बैंक ने ट्रांसमिशन नहीं किया वो खैर हर इंडिविजुअल बैंक का अपना अपना एक डिसीजन रहता है। द आरबीआई कैन ओनली इंडिकेट एंड कि भाई ऐसा होना चाहिए, बट कुछ हद तक मेरे को लगता है बैंकिंग का ये जो एक्स्ट्रा जो उन्होंने कुशन बिल्डअप किया था वो था कि गिवन द एनपीएस दैट दे हैड टू सर्विस, वो प्रेशर मुझे लगता है अब कम होते जा रहा है, तो मे बी द ट्रांसमिशन विल बी बेटर नाउ। जनरली ये माना जाता है कि डॉक्टर पटेल विल बी मोर स्ट्रिंजेंट देन डॉक्टर राजन एज फार एज द रेट कट इज़ कंसर्न, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कंसर्न। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि, एंड इट कैन बी डिबेटेड और इट कैन बी रिफ्यूटेड, कि रिलेटिवली स्पीकिंग डॉक्टर पटेल इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दैट आर देयर, और मुझे लगता है बिटवीन द टू यू माइट फाइंड डॉक्टर पटेल, contrary to what most people think, more inclined towards growth. But ये देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये डिबेट हमेशा चलता रहा है और सदियों से चलता आ रहा है कि ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, ग्रोथ वर्सेस इंटरेस्ट रेट। तो ये तो इज़ नॉट, देयर इज नो वन लाइन आंसर टू इट, नहीं तो अब तक, और वन लाइन सोल्यूशन टू इट, नहीं तो अब तक ये डिबेट चलता नहीं जी। अभय जी, लेकिन आरबीआई गवर्नर कौन है कौन नहीं, अगर इस एस्पेक्ट को अलग रखकर देखें तो रेट की जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है इसी कैलेंडर ईयर में या फिर इस फाइनेंशियल में आपको कैसा नज़र आ रहा है? क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े आए थे सीपीआई के वो 6% के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा। 7th पे कमीशन के आने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है लोगों की, वो इंक्रीज़ होगी। मॉनसून जिस तरह के अब तक स्टैटिस्टिक्स रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि रूरल डिमांड भी इम्प्रूव होगी। तो इन्हीं सब ट्रिगर्स के बीच में क्या इन्फ्लेशन पर अपसाइड रिस्क आपको दिख रहा है, और उस रिस्क की वजह से जो रेट कट के होप्स हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अभी भी उम्मीद है रेट कट की इस कैलेंडर ईयर में? नहीं, मैं अगर कैलेंडर ईयर छोड़ के अगर 1 साल का मैं पर्सपेक्टिव ले लूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी इंस्टीट्यूशन डेली या क्वार्टरली इन्फ्लेशन नंबर्स देख के अपना डिसीजन लेती है। वो एक ट्रेंड देखते हैं, वो देखते हैं क्या रीज़न था इन्फ्लेशन का, आगे जाके मतलब देयर इज़ मच मोर टू इट देन कि खाली एक नंबर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि रेट, वैसा होता है तो सबको पता होता है कि रेट कट होने वाला है या नहीं होने वाला है। बट अगर मैं यहाँ से, जितना मेरी समझ में आता है, अगर मैं यहाँ से मतलब 1 साल का व्यू लूँ तो, और थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन के बारे में समझ में आता है वो देखूं कि किस हद तक वो फूड लिंक्ड है, किस हद तक रिलेटिवली है, सो देन आई थिंक मार्केट इज़ गोइंग टू गेट सरप्राइज्ड ऑन द पॉजिटिव साइड एज फार एज रेट कट्स गो। अच्छा, आयमा साहब, मार्केट्स पे अगर मैं आपसे थोड़ा कमेंट लूँ तो मौजूदा स्तरों पर
वैल्यूएशंस के हिसाब से कैसी लगते हैं आपको इंडियन मार्केट्स, और क्या यहाँ से स्कोप है कि हम इस साल के अंत तक नए लेवल्स, नए हाइज बनाएं, एक नए लेवल पे इंडियन मार्केट को देखते हैं आप? मुझे लगता है क्लोज टू इफ़ नॉट हायर, तो पॉसिबिलिटी इज़ वेरी मच देयर। हालांकि वो मतलब एग्जैक्टली कहना कि क्या लेवल होगा उसके लिए तो भविष्यवाणी की ज़रूरत है और वो मुझ में क्षमता नहीं है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग द वे थिंग्स आर गोइंग, मानसून को देख लीजिए आप, जो इनिशियल ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ऑयल प्राइसेस आर वेयर दे आर, इन्फ्लेशन माइट बी अ कंसर्न बट इट मे चेंज ओवर द नेक्स्ट मंथ और टू, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, ये सबको मद्देनज़र रखते हुए, और मुझे लगता है कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि if you are referring to this year whether the market could see its previous peak or maybe even cross that. जी अभय जी, इनफैक्ट हाल ही में जितने भी बड़े एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है, सबका कहना यही है कि ठीक है, जो भी ट्रिगर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स के लिए, ग्लोबल रिस्क जैसे भी हों, इंडियन मार्केट्स भले ही बहुत चल चुके हों, ये यहाँ इंडियन मार्केट से परफॉर्मेंस आती रहेगी जब तक कि लिक्विडिटी मार्केट में आती रहेगी, जब तक कि एफआईज भारतीय बाजारों में पैसा लगाते रहेंगे। और इस कैलेंडर ईयर के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं। 38,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग एफआईज ने की है। और एक हाल ही में एक सर्वे भी किया था प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में, जिसमें ये आंकड़ा निकल कर आया था कि अभी भी अगर एमर्जिंग मार्केट्स में या फिर ग्लोबल मार्केट में जो फेवरेट चॉइस है एफआईज की, वो इंडियन मार्केट्स हैं। तो ऐसे में एफआईज फ्लोज जिस पेस से आए हैं वो पेस आगे भी कंटिन्यू होता आप देख रहे हैं या फिर कोई रिस्क दिख रहा है? नहीं, उसमें रिस्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे जब ब्रेक्सिट के बाद और जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिचुएशन है, आई थिंक द लिक्विडिटी सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी एज इट इज़ इफ़ नॉट बेटर। तो वो जो फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन एक हालांकि आप कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द फेवरेट डेस्टिनेशन, मगर अगर आप आंकड़े देखें जो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आया है और उसमें इंडिया का शेयर देखें तो वो एक मिस्क्यूल है। तो वो एक संभावना है कि जो परसेंटेज जो मे बी द फ्लोज विल नॉट इंक्रीज फर्दर, बट इंडिया शेयर मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता, एंड इट हैपन्स वेरी स्लोली, वो बढ़ेगा गिवन हाउ द इकोनॉमी इज शेपिंग अप। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ऐसा एग्री विद यू, कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि, और आपका कहना सही है, कुछ हद तक लिक्विडिटी यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज़्यादा है और ऑप्शंस इतने कम हैं कि दैट शुड कंटिन्यू। सर कुछ ऐसी चीज़ मार्केट पे देखिए, अभी तक का सिनेरियो तो बहुत रोज़ी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी पिक्चर दिखाई दे रही है, एफआईएस का मोमेंटम कंटिन्यू है, लेकिन बाजार को के लिए क्या एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, चाहे वो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो फिर घरेलू इंडिकेटर जिसको आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और उसके चलते हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग इंडियन मार्केट्स में आ जाए? ऐसा कौन सा एक नेगेटिव ट्रिगर है? यार कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई नेगेटिव नहीं दिखता है, क्यों आप ज़बरदस्ती नेगेटिव लाना चाहते हैं? तो नहीं, ऐसा हो देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा पता नहीं है, बट ऑनेस्टली डोमेस्टिक फ्रंट पे बारिंग के अगर आपको लगता है कि लिक्विडिटी वैल्यूएशन स्टीप है स्पेसिफिक काउंटर्स में वहाँ पे, बट ऑन अ ब्रॉड इकोनॉमिक बेसिस मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है विच इज़ प्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स ऑफ कोर्स यू कैन नॉट काउंट ऑन, कि प्रेडिक्टेबल, बिकॉज एज आई सेड कि मैं इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो नॉट अ मेजर कंसर्न इट, और ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो रियली आई कांट पुट माई फिंगर ऑन कि भाई दिस इज़ द फोर्सेबल, व्हाट इज़ प्रेडिक्टेबल, देयर इज़ अ नेगेटिव इन इट। जी अभय जी, अभी बैंकिंग सेक्टर को नज़रिया आपका क्या है? अब जिस तरह का हमने टर्न अराउंड देखा एसबीआई के नतीजों में, या फिर कहें कि जो एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट हुई, क्या उससे आप कन्विंस्ड हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एसबीआई स्पेसिफिक है और जो पूरा ही पीएसयू बैंकिंग चंक है, आपको लग रहा है कि वो रिफ्लेक्शन पॉइंट पर आ चुका है? नहीं, मुझे लगता है पूरा सेक्टर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुका है, प्राइमरीली बिकॉज जो फोर्स्ड रिकग्निशन हुआ एनपीएस का, और काफ़ी हद तक मेरे को लगता है ओवर रिकग्निशन हुआ एनपीएस का, एक तो वो उसको अब दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, उससे बुरा मेरे को नहीं लगता कि कुछ हिडन अभी कुछ है, बिकॉज पीपल, मोस्ट बैंक्स हैव रिकग्नाइज्ड एज फार एज द एनपीएस गो, बट द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन, और जो काफ़ी इनमें से जो हैं, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज, एज आई सी अर्ली साइंस ऑफ पिकिंग अप वेदर इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वर देयर, बिकॉज अब देख लीजिए, आज से 2 साल पहले द कोल इंडस्ट्री वॉज सपोज टू बी डूम्ड बिकॉज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, नाउ दैट इज स्लोली रिकवरेटिंग. The power industry, because of the SEBs, was supposed to be doomed. That you see a much better picture. The
road building which was at 6 kilometers or 8 kilometers day is now around 23 kilometers day. तो delayed होगा, लेकिन इसका impact जो companies सफ़र कर रही थी उन पे तो आएगा ही. तो so I would say that go with your view that public sector banks, I think you are seeing an inflection point. आमिर साहब, आखिरी सवाल होगा आपसे. अभी जो अर्निंग्स सीजन बीता है उसके हिसाब से, सिर्फ उसी ट्रिगर के हिसाब से, अब पोटेंशियल लीडरशिप कौन से सेक्टर्स पे है और कौन से सेक्टर्स को अवॉइड करेंगे आप? नहीं यार, देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी में हमेशा मेंटेन करता हूँ, व्हेन यू आर एट 6% और 6% प्लस और एनी इकोनॉमी, जब आप 7% प्लस ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं, तब द होल इकोनॉमी हैज़ टू पार्टिसिपेट इन इट. आई मीन देयर आर सर्टेन ऑब्वियस चॉइसेस कि भाई अगर अंडर वैल्यूड है इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप हो रहा है, वो ले लिया. कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने वाला है, तो दोज आर ऑब्वियस. बट ओवरऑल स्पीकिंग, व्हेन यू आर टारगेटिंग अ 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट, पूरी इकोनॉमी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, वरना 7% नहीं होगा जीडीपी ग्रोथ रेट. अब उसके बीच में, सो इट इज़ मच बेटर, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस इज गोइंग टू लीड एंड दिस इज नॉट गोइंग टू लीड, इट इज़ मच बेटर टू पिक अप कंपनीज विद इन द सेक्टर, बिकॉज आई थिंक एवरी सेक्टर विल प्ले अ पार्ट. अब उसके बीच में आप यू विल फाइंड सम कंपनीज इधर ओवर वैल्यूड, यू विल फाइंड सम कंपनीज नॉट फंक्शनिंग वेल. दैट आई थिंक वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सेक्टोरल व्यू. अबे जी, आईटी सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है? कोई परफॉर्मेंस इस इंडेक्स की ओर से आ नहीं रही है, और इनफैक्ट जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं यूरोप में, अमेरिका में, जो बीएफएसआई सेगमेंट है वहाँ भी डिमांड अभी म्यूटेड है. जो नए ऑर्डर्स फ्लोज हैं उसको लेकर भी कंसर्न्स अभी बने हुए हैं, और स्टॉक्स आप देखें एक अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिखाई भी है, स्पेशली अर्निंग्स के बाद. तो अभी क्या कुछ और क्वार्टर्स लग सकते हैं थोड़ा कंक्रीट, या फिर कहें कि एक अच्छे ऑर्डर फ्लोज के नंबर्स आए इन कंपनियों की ओर से उस चीज़ में? और दूसरी चीज़ ये कि अगर निवेश का नज़रिया अपनाना हो तो क्या ये लेवल सही है? अगर लंबी अवधि का 1 साल का या फिर 1 साल प्लस का नज़रिया लेकर चले तो आईटी स्टॉक्स अभी देख लेने चाहिए. देखिए, आईटी सेक्टर नहीं, मुझे लगता है जो भी इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ फॉर, जो कि कुछ साल पहले उसका रिवर्स था, मेरा 2 साल पहले, तो आज मेरे को लगता है सिचुएशन ऐसी है कि विच एवर कंपनीज आर डिपेंडेंट, आईटी सेक्टर इज़ प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ग्रोथ फॉर इट्स ग्रोथ, और जो कंपनीज उसमें ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हैं, तो वहाँ इनिशियली हिकअप्स विल बी देयर, बिकॉज overseas growth is a question mark, as everyone knows about it. तो they are doing their cost cutting. हाँ, इसका एक और लॉन्ग टर्म नज़रिया ये भी देख सकते हैं कि wherever there is a providing of solution which is reducing costs, first after the पहले रुकावट की आवाज़, initial reluctance के बाद, you will start using those systems. तो again I would say yes, on the whole I would make a statement कि wherever the growth is relied on international factors, one has to be careful because that is unpredictable. It is not there right now as we see it. But I would again urge people to again not discard an industry or accept an industry, but उसके बीच में आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंडस्ट्री का नेगेटिव लेके, इवन इफ द कंपनी इज़ नॉट गोइंग इनटू दैट इन दैट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप उसको इतना वैल्यूएशन ख़राब कर देते हो कि वो इट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव बेट. तो इंडस्ट्री का नेगेटिव जो अभी माहौल चल रहा है, यू कैन यूज़ दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू पिक योर स्टॉक्स. राइट सर, ऑटो सेक्टर में भी आपके कमेंट्स, क्योंकि जो आपने ट्रिगर्स बताए मार्केट्स के लिए, उसमें मॉनसून एक बहुत बड़ा ट्रिगर था. जीएसटी रोल आउट इस सेक्टर के लिए बहुत एक बेहतर ट्रिगर माना जा रहा है. ऐसे सिनेरियो में फोर व्हीलर कंपनियों की वैल्यूएशंस आपको कैसी लग रही हैं, और क्या इन स्टॉक्स पे अगर अभी इन्वेस्टमेंट करें तो 1 साल का ही पर्सपेक्टिव ले लें तो क्या बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद है? नहीं यार, स्टॉक वाइज मैं आपसे पहले भी कहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. आई कैन गिव यू अ जनरल व्यू, बट सिंस आई डू नॉट स्पेसिफिकली स्टडी स्टॉक्स, तो स्टॉक वाइज कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. बट यू आर राइट टू द एक्सटेंट दैट देयर इज़ जीएसटी. मेरे को नहीं लगता कि ये एक जीएसटी के बारे, जीएसटी इज़ अ वंडरफुल दैट थिंग जो होगा, बहुत ही उसमें मतलब एक क्या बोलते हैं, पैराडाइम शिफ्ट होगा मुझे लगता है. बट उसको इस नज़रिए से ना देखा जाए कि ये इंडस्ट्री, अगर वो उस नज़र से देखेंगे तो काफ़ी शॉर्ट टर्म अप्रोच होगा, ये इधर 2% कम हो जाएगा या 2% ज़्यादा हो जाएगा. उसको आप अगर ज़्यादा मैक्रो लेवल से नज़रिए से देखें कि कितने लोग द टैक्स नेट विल इंक्रीज सो मच, अगर ये पूरा जो कि जैसे कहा जा रहा है डिजिटलाइज होगा और ई बेस्ड होगा, तो इट विल गेट सो मेनी न्यू पीपल. योर टैक्स, देयर आर बिगर implications than just कि किसी स्पेसिफिक कंपनी को फ़ायदा होने वाला है या नहीं. तो आई वुड लुक एट जीएसटी मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नंबर ऑफ पीपल. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अवॉइड टैक्सेस, बिकॉज आप कोई भी लिंक उसमें से एक भी चेन में एक को पकड़ लें तो आप
पूरा मतलब कोई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम दैट नेट. So that to me is a big thing. The ease of doing business is a big thing. The plans of manufacturers, one plan. एक मेरे को लगता है एक जो साइड इंडस्ट्री थी वो टोल की वो ख़त्म हो जाएगी. तो those are bigger things. But I think ये 2% movement is a short term perspective look at कि एक इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और एक इंडस्ट्री को, because rates will soon adjust themselves and then basics will come into play. चलिए शुक्रिया अभय जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को और बातचीत की, शुक्रिया आपका. चलिए कुछ स्टॉक्स आप देख लेते हैं जहां पर डेरिवेटिव्स में ट्रेडर्स बेट कर रहे हैं. चंदन, आप एक कमेंट लूंगी. एक तो बायोकॉन पर जो कि इंट्राडे हाइस पर अब आ चुका है, 4.5% का मूव लेकर ट्रेड कर रहा है और डेरिवेटिव मार्केट में भी एक्टिव है. और दूसरा IGL 4% का मूव 727 के स्तर पर. दोनों में नेक्स्ट टारगेट्स आपके लिहाज से क्या हो सकते हैं? जी हाँ, दोनों में हम यहाँ पे अग्रेसिव पॉजिटिव रख रहे हैं और इनफेक्ट काफ़ी सीरीज से यहाँ पे लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं. बायोकॉन काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में एक नया मूवमेंट आया और लगभग यहाँ पे 5 से 7% के ओपन इंटरेस्ट घटे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है. नेक्स्ट इसका हार्डल रहेगा 898 जो इमीडिएट हाई है, और उसके ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से 925 तक के लेवल भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं. तो काफ़ी अट्रैक्टिव है और ट्रेडर यहाँ पे खरीदारी की सलाह ले सकते हैं. IGL देखें, आज रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद एक नया मोमेंटम देखने को मिले और स्टॉक का जो नया ब्रेकआउट है 685 को पार करने के बाद आया और 4 दिनों से लगातार ये अपमूव दिखा रहा है. तो यहाँ पे भी अपमूव रह सकता है. 30% के इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन बने और इसलिए 750 तक की मूव आज या कल में दिखने चाहिए. तो बायोकॉन और IGL दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बन सकते हैं और काफी बेहतरीन प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे बने. जी, चलिए राय आपको दी गई है IGL के शेयर पर भी. लेकिन स्पाइसजेट का स्टॉक अगर अभी देखेंगे, अभी भी उस पर खबर भी आई थी और स्टॉक पर रिएक्शन भी आ रहा था. और स्पाइसजेट अब दिन के उच्चतम स्तरों पर ही, लेकिन हरे निशान में बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आया अपने निचले स्तरों से और 1% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है. चलिए बात कर लेते हैं एविएशन स्पेस के ही. और बोइंग के दिनेश केसकर का इससे उनसे खास बातचीत थी जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में एविएशन में जो फोकस है वो काफ़ी बड़ा है. और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो बोइंग है वो जेट एयरवेज के साथ 75 विमानों और स्पाइसजेट के साथ 55 विमानों की उन्होंने डील की है. एक खास बातचीत हुई उनसे, कुछ मुख्य अंश सुन लेते हैं. भैया सर, मैं यही आपसे समझना चाहूँगा, भारत का जो एविएशन सेक्टर की बात करें तो आपने कहा बहुत ज़्यादा संभावना है, सरकार भी अभी नई पॉलिसी लेके आई है, तो किस तरह से आप देखते हैं और आपकी कंपनी के भारत के लिए क्या प्लान्स हैं? जरूर, मैं ये मानूंगा कि जो नई पॉलिसी निकली है वो तो ज़्यादा ही हेल्प करेंगी, लेकिन उसके पहले भी जब हम यहाँ पे इंडिया में फोरकास्ट दिखाते थे कि कितने जहाज आएंगे, क्या ज़रूरत है बेस्ड ऑन GDP, फ्यूल प्राइस, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब चीज़ें देख के हम तय करते थे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसके मायने में भी हम देखेंगे तो हमने अभी अनाउंस किया पिछले महीने में कि हिंदुस्तान में अगले 20 साल में कुछ 1850 जहाज आएंगे जिनकी वैल्यू करीब $265 बिलियन है. ये बहुत अच्छा मार्केट है, वन ऑफ द टॉप 5 मार्केट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो एयरपोर्ट इम्प्रूव हो चुके हैं मुंबई और दिल्ली के, और नई मुंबई का एयरपोर्ट बनने वाला है अभी थोड़े दिन में, उसमें टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा. हैदराबाद और बेंगलुरु का एयरपोर्ट बन चुका है, कोचिंग का बन चुका है, और गवर्नमेंट ने कहा एयरपोर्ट अथॉरिटी और कम 32 एयरपोर्ट पे और इम्प्रूवमेंट करेंगे. मुंबई के रनवे पे इतने ज़्यादा प्रेशर के नए प्लेन्स वहाँ नहीं उड़ाए जा सकते. सही बात है, क्योंकि ना यहाँ पे अगर देखेंगे मुंबई का एयरपोर्ट तो वहाँ आसपास में जगह नहीं है रनवे बढ़ाने के लिए या कुछ करने के लिए. और अगर आप बाकी छोटे एयरपोर्ट देखेंगे आजू बाजू में तो वहाँ पे कैपेसिटी है लेकिन कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि डिमांड नहीं है. और जो जिस टाइप के जहाज़ चाहिए 70-80 सीटर वाले, वो अगर नहीं है तो वहाँ अगर तुम बड़ा जहाज़ लेके जाएंगे तो मुनाफा नहीं होगा, घाटा ही घाटा होगा. सो ये जो नया प्लान बना है तो उसमें ऐसा होने वाला है कि जब आप 70 सीट का जहाज़ चलाएंगे 2-3-4 साल के लिए, तो अगर 20% ग्रोथ बढ़ते रहेगी तो वो जहाज़ की क्षमता फिर 130-140 तक आ जाएंगी, जबकि वहाँ बोइंग 737 जा सकेगा और वो जो छोटा जहाज़ है वो और कोई रोड खुलता रहेगा. ये सिस्टम पूरे दुनिया में चलती रहती है और हिंदुस्तान में भी चलेगी. इसकी वजह से ग्रोथ भी अच्छी होंगी, लोगों को कनेक्टिविटी मिलेंगी और OEM जैसे बोइंग जैसे है उनका भी मुनाफा होगा. चलिए, लेकिन अब कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर आप गोइंग फॉरवर्ड रिटर्न कमा सकते हैं. साक्षी मेरी सहयोगी इसमें मौजूद है. साक्षी, बताएं कौन सी BTST ट्रेड्स है रडार पर?
शुक्रिया रजत। शुरुआत करते हैं लोकेश उप्पल की कॉल के साथ। DHFL पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 275 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 260 का। कैस्ट्रोल पर ये बुलिश है और BTST ट्रेड रेकमेंड किया है, टारगेट बताया 430 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में 415 का लगा सकते हैं। स्वाति होटकर की तरफ से राय है सीमेंस पर और यहाँ पर ये खरीदारी की राय रेकमेंड कर रही है, टारगेट बताया 1340 का, स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 1280 का। आइनॉक्स लेजर पर भी ये बुलिश है और खरीदारी की सलाह दी है उन्होंने, टारगेट बताया 282 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 264 का। आखिरी दो आइडियाज AK प्रभाकर की तरफ से हैं। GSFC पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट बताया 75.60 का और स्टॉप लॉस नीचे में हम लगा सकते हैं 72.50 का। इनकी आखिरी पिक यहाँ पर ये STBT ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं एक्सिस बैंक पर, टारगेट बताया 568 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं ऊपर में 586 का। शुक्रिया साक्षी आपका। तो ये कुछ ट्रेड्स है जहाँ पर आप पोजीशंस कल के लिहाज से बना सकते हैं। अच्छे आइडियाज़ यहाँ पर साक्षी ने शेयर किए हमारे साथ। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं नतीजों की, जो कि कल आने हैं। कल जो नंबर्स आने हैं उनमें टाटा पावर एक अहम नतीजा रहेगा। नंबर्स को लेकर क्या होप्स है ये जान लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल, क्या प्रोजेक्शंस है? शुक्रिया था दीपाली। देखिए टाटा पावर की जहाँ तक बात है, मोरलेस एक नेगेटिव ट्रेंड पे नंबर्स रहेंगे, लेकिन हाँ बॉटम लाइन आपको ज़रूर सरप्राइज करती हुई दिखेगी। पहले कंपनी की आय के बारे में बात कर लेते हैं। 1.5% तक कंपनी की आय गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। आंकड़ा करीब 9100 के आसपास, 9100 करोड़ के आसपास रह सकता है। देखिए 2-3 ट्रिगर्स हैं। पहला तो कंपनी की जो कोल कारोबार है वहाँ से आय गिरती हुई दिखेगी। कोल प्राइसेस गिरे हैं, उसका इम्पैक्ट सीधा कंपनी के कोल कारोबार पर आता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ मुंद्रा प्लांट से जो प्रोडक्शन है वो भी लूज रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज पे आता हुआ दिखेगा। रही बात एबिटा की फ्रंट पे, तो करीब 8-8.25% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। कंपनी का कुल खर्च बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का एबिटा और एबिटा मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है। एबिटा मार्जिन्स 23.6% से गिर के 22% रहने का अनुमान है। करीब 1.5%, 1.6% की गिरावट एबिटा मार्जिन्स में भी देखने को मिलेगी। रही बात मुनाफे की, देखिए मुनाफे के फ्रंट पे आपको 37% के क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है। दीपाली, उसका सिर्फ एक ही कारण है। देखिए पिछली बार ही कंपनी ने बहुत हैवी टैक्स पे आउट किया था, उसके मुकाबले इस बार एक तो टैक्स पे आउट काफ़ी कम रहेगा, उसका फायदा होगा। और साथ ही साथ पिछले साल इसी क्वार्टर में वन टाइम लॉस था कंपनी को करीब 50-55 करोड़ का, वो भी इस बार ही नहीं देखने को मिलेगा। तो इन दोनों की वजह से कपल्ड कंपनी का जो टैक्स बर्डन कम होने की वजह से कंपनी के मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा, और यही कारण है बॉटम लाइन पे आप 36 से 37% की बढ़त देखने को मिल सकेगी। राइट। लेकिन चंदन, आपसे कमेंट लेता हूँ, टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? आज तो बाजार कमजोर है, 1% के आसपास की गिरावट स्टॉक पे देखने को मिल रही है। टाटा पावर पे टेक्निकल लेवल्स बताएं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनके पास स्टॉक है वो क्या करें? जी हाँ, देखिए ऑलमोस्ट सारे पावर काउंटर अपने एक ब्रेकआउट के आसपास आए हैं। टाटा पावर में देखें इस सीरीज में एक चाल पकड़ी थी और इसका जो 74 का हर्डल था उसको पार करके यहाँ पे मूवमेंट दिखाया था। तो मेरे हिसाब से अब जो सपोर्ट शिफ्ट होकर 74, 50, 75 के आसपास रहेगा और ऊपर में 80 यदि निकल जाता है तो मेरे हिसाब से 84, 85 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो 84, 85 एक मेजर इसका लेवल रहेगा और वहीं नीचे में 75 के आसपास के सपोर्ट इसमें इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए लगा सकते हैं। चंदन, 2 ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे कल के लिहाज से, जहाँ पर पोजीशंस कैरी की जा सकती हो? जी हाँ, देखिए एफएनओ में काउंटर रहेगा UPL। इस स्टॉक ने एक नया फ्रेज ब्रेकआउट दिया है और लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स आया, बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। बाजार एक रेंज में है बट स्टॉक में लगातार अप मूव बना हुआ है और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नया मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे 640 के स्टॉप लॉस से 670 तक के टारगेट के लिए सलाह रहेगी। दूसरा काउंटर रहेगा नॉन एफएनओ काउंटर, वो रहेगा ITD सीमेंटेशन। इस स्टॉक ने एक बेहतरीन प्राइस फॉर्मेशन बनाया और करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक 146 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 7 से 8% तक के मूवमेंट आ सकते हैं। तो इसको 137 के स्टॉप लॉस से 158-160 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की लिए सलाह रहेगी। चंदन, एक स्टॉक देखें डिशमिन फार्मा, अब फिलहाल 177.55 के लेवल्स पे है। किसी लेवल का आप वेट करेंगे स्टॉक को खरीदने के लिए या फिर मौजूदा स्तरों पे खरीदारी की जा सकती है? जी रजत, देखिए इस स्टॉक ने काफी दिनों बाद में एक 175-176 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है और रिसेंट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग बन रही है। यदि मैं चार्ट का जिक्र करूं तो यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन वीकली और चार्ट में बना है। तो मेरे हिसाब से जो प्राइस पैटर्न है काफी इंटरेस्टिंग है और कल यदि 177-178 के लेवल के ऊपर यदि ओपनिंग होती है और होल्ड कर जाता है तो 86 से लेकर 90 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो प्राइस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। जी, एक बार बैंकिंग स्टॉक्स का बिहेवियर देखें तो कुछ सेलेक्टिव बैंक्स है जो कि आज परफॉर्म कर रहे हैं। कर्नाटका बैंक करीब 2% ऊपर है। एक इनफैक्ट फार्मा स्पेस के कुछ स्टॉक्स को देखें तो एस्टेक लाइफ साइंसेज है, यहाँ से परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है और छोटे मझोले फार्मा शेयरों में तो हमने लगातार बाइंग आते हुए देखी भी है। जुबिलेंट लाइफ, एस्टेक लाइफ साइंसेज, SMS फार्मा, ये कुछ चुनिंदा शेयर्स रहे हैं जहाँ पर हमने लगातार खरीदारी देखी है। कोई नया ट्रेड आपको समझ में आ रहा है छोटे फार्मा शेयर्स में चंदन?
जी देखें, ऑलमोस्ट सारे फार्मा काउंटर है वो एक रेंज में फंसते हुए नजर आए। स्पेशली आप यदि डॉक्टर रेड्डी की बात करें, ल्यूपिन की बात करें, ओरो फार्मा जरूर एक मोमेंटम दिखा रहा है। ग्रेनुअल एक अच्छा स्टॉक होता था, बट पिछले 3-4 सप्ताह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो इतना कोई यहाँ पे फार्मा काउंटर अग्रेसिव नहीं है। जैसा कि अभी रजत ने डिस्मिन फार्मा की बात की, मेरे हिसाब से वही एक काउंटर है जो यहाँ पे बुल्स के रडार पे और वहाँ पे आपको आने की गुंजाइश बन सकती है। चलिए ट्रेडर्स कॉल देख लेते हैं, जहां पर 3 स्टॉक्स बताए जाते हैं आपको पोजीशंस के लिहाज से। मानस जायसवाल का मानना है कर्नाटका बैंक, अभी हम बातचीत कर भी रहते हैं, चुनिंदा बैंकों में से एक है जहां पर खरीदारी दिखी है आज। मानस का मानना है कि 164 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 155 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं और स्टॉक अभी करीब 156 के स्तर पर कामकाज करा है। बिकवाली की राय दे रहे हैं HDIL में 93 के टारगेट्स लेकर आप सेल करें, 98 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है और अभी भी स्टॉक करीब 3.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। मेटल पॉकेट में से चुनिंदा स्टॉक है सेल, जहां पर आज खरीदारी दिखी है 50 के लेवल पर ट्रेड करा है। मानस मानते हैं कि 53.5 के टारगेट्स के साथ पोजीशंस बनाए जा सकते हैं लॉन्ग साइड पर, 49 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप भी अपने चुनिंदा स्टॉक्स पर राय लेना चाहते हैं तो आप हमें अपने पसंदीदा शेयर्स व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नाम लिखिए, अपने स्टॉक का नाम लिखिए और उसको सेंड कीजिए 78400240 पर। तो ये ट्रेडर्स कॉल। लेकिन फटाफट से आप देख लेते हैं इंडेक्स के वो शेयर्स जिन्होंने आज अच्छी मजबूती दिखाई है। निफ्टी गेनर्स को देख लेते हैं। आज FMCG स्टॉक्स में फिर से बाइंग दिखी है। HUL ITC, इनफैक्ट चंदन आपसे बातचीत भी नहीं हुई, HUL ITC हैवी वेट होने के बावजूद भी स्टॉक्स चल रहे हैं। 1% से ज्यादा की बढ़त है ITC में और HUL भी डिहाई पर है, 2% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। तो यहाँ पर किसी ट्रेडर ने अगर खरीदारी की हुई है तो मुनाफा वसूल है पर होल्ड रखे। जी हाँ, देखिए HUL और ITC रेंज में ही फंसे हुए हैं। इनफैक्ट जब ये लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज आते हैं, बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। और रिसेंटली मैं HUL की बात करूं तो 900 से लेकर 950 तक की रेंज है और अभी एक लोअर बैंड ऑफ द रेंज के आसपास गया तो यहाँ पे वापस 945-950 तक के जाने की सलाह रहेगी। तो मेरी सलाह ये है जिनके पास है वो 950 के मुंह के आसपास निकल जाइए। और सेम वैसा ही बिहेवियर ITC में देखने को मिला है। नीचे में 247 ट्रेडिंग रेंज है, ऊपर में 260 तक जाता है, तो यहाँ पे भी 261 तक जाने की यहाँ पे उम्मीद लग रही है। तो दोनों ही काउंटर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज के आसपास है, इसलिए यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। चंदन, मैं कुछ ऐसे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कुछ रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना चाहते हो या फिर जो कर चुके हो। एलगी इक्विपमेंट्स देखिए आप, इस साल की सबसे बेहतर क्लोजिंग लेवल पे इस समय खड़ा है। अगर इस लेवल पे क्लोज हो गया तो 188.60 के लेवल पे, क्या यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिल सकती है? जी देख रहे ये अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है और मेरे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा, रेजिस्टेंस को पार करेगा तभी मूव बन सकते हैं। बट हाँ, ये सलाह रहेगी कि ट्रेडर्स को अपने रडार पे रखें। इस बीच हिंदुस्तान कॉपर को देख लेते हैं। एक सडन डिप स्टॉक ने लिया है, अभी 1% नीचे आ चुका है और अभी भी नतीजे आए हैं हिंद कॉपर के। जो नेट लॉस है, कंपनी इनफैक्ट मुनाफे से घाटे में आई है। 20 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को 3 करोड़ का घाटा हुआ है और टोटल इनकम भी करीब 13% घटी है, 206 करोड़ के आसपास रही है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 80% डिप हुआ है, 7.9 करोड़ के आसपास है और एबिटा मार्जिन्स भी श्रिंक हुए हैं, वो भी ड्रास्टिकली 17% से गिरकर जो एबिटा मार्जिन्स हैं वो 3.8% पर हैं। और स्टॉक हरे निशान में था लेकिन नतीजा आने के बाद एकाएक स्टॉक ने डिप लिया है और अब दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। 1.25% की कमजोरी स्टॉक में देखी जा रही है। चंदन, अगर पिछले पूरे हफ्ते की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंसिस्टेंट मूव कर रहा था ये स्टॉक, लगातार बाइंग स्टॉक में इनिशिएट हो रही थी, लेकिन अभी नतीजों के बाद जो डिप दिख रहा है वो और स्ट्रेच हो सकता है क्या? टेक्निकल व्यू क्या है आपका हिंद कॉपर पर? जी देखिए, हिंद कॉपर की बात करें, ये स्टॉक कभी कभी मूवमेंट देता है और स्पेशली इसका जो प्राइस पैटर्न है वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग है। बट जिस हिसाब से इसने अपना सिनारियो चेंज किया है और एक नेगेटिव ट्रेंड को निगेट किया है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अब बायर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनफैक्ट मैं पिछले यदि साल भर का मूवमेंट देखूं तो 125 से लेकर काउंटर 42 रुपए तक गया था और अब काफी अट्रैक्टिव लेवल से यहाँ पे रिकवरी हो रही है। और जिस हिसाब से दूसरे सारे PSU कंपनीज में बाइंग आ रही है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में भी अप मूव बन सकता है। काफी दिनों के बाद इसने अपने हर्डल को निकाला है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे 74-75 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और 2 दिन का जो वॉल्यूम मूवमेंट है वो भी एक काफी पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि किसी को पोजीशन लेनी है तो 64 हाफ के स्टॉप लॉस से सलाह रहेगी, ऊपर में 74-75 तक का लेवल इमीडिएट बेसिस पे आ सकता है। चंदन, इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करें? टीटागढ़ वैगन, इनफैक्ट आज रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी स्मार्टली गेंस मिल रहे हैं, टीटागढ़ टेक्समैको दोनों में ही, लेकिन सिर्फ टीटागढ़ देख के बताएं। डेली चार्ट्स पे 200 DMA के ऊपर वीकली ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आज के सत्र में। चार्ट स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट कहाँ पर देखते हैं आप?
जी हाँ रजत, यहाँ पे देखें हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पे बना है और हेड एंड शोल्डर के जो नेकलाइन है उसको इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पैटर्न सक्सेसफुल होना चाहिए। और इस पैटर्न के मूवमेंट के हिसाब से जो इसका जो ब्रेकआउट हुआ है उस ब्रेकआउट से लगभग 12 से 15% तक के टारगेट होने चाहिए। 103 का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और सीधा टारगेट 115 से लेके 118 तक आता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी 7-8% का यहाँ पे पोटेंशियल है, ट्रेडर इसको खरीदारी कर सकते हैं और 101 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे सलाह रहेगी। तो जिस हिसाब से यूजुअली जो काउंटर्स है TWL, हिंद कॉपर, इनमें सब रेलवे बजट या फिर रेलवे रिलेटेड कोई एक्शन रहता है या फिर कोई ऑर्डर्स रहते हैं तभी मूवमेंट आता है। बट ये सडन मूवमेंट एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रहा है, बट साथ में ये भी इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एक सीरियस बाइंग नोट ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी पॉजिटिव मूवमेंट को ट्रेड करना चाहिए। 101, 100 का एक मेजर सपोर्ट है, 118, 120 तक के लेवल के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। चलिए 1.5 मिनट बचा है, मार्केट्स क्लोज होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दें आरबीएल बैंक के आईपीओ पर करीब 2 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है। स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला है रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से और कल लास्ट डे होगा इस आईपीओ का। लेकिन निफ्टी के वो स्टॉक्स जो कि आज मजबूत रहे उनमें आप देखिए HUL 2% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट में करीब 1.25% की मजबूती दिखी, ITC 1% बढ़कर बंद हो रहा है। आइडिया सेलर में भी खरीदारी दिखी आज के सेशन में 94 के स्तर 1% मजबूत। BHEL यहाँ भी 143 के लेवल्स देखे गए, 1% की बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। प्राइवेट बैंकिंग में येस बैंक ने परफॉर्मेंस दिखाई 0.5% ऊपर। BPCL HDFC लिमिटेड को ये कुछ स्टॉक्स जहां पर 0.5% के आसपास की बढ़त देखी। मिड कैप में जिन स्टॉक्स ने आज अच्छी खरीदारी दिखी उनमें उबर रियलिटी का शेयर था, पोस्ट अर्निंग्स अच्छी खरीदारी दिखी स्टॉक में और 0.6% ऊपर अभी बंद होने की तैयारी कर रहा है। फार्मा स्पेस में चुनिंदा फार्मा स्टॉक बायोकॉन जहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखा गया और स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी काफी एक्टिव रहा, 4% का उछाल 880 पर बंद हो रहा है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल यहाँ भी मोमेंटम पॉजिटिव रहा। एक UPL का शेयर जहां पर 1% का उछाल देखा गया। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ भी 1% के आसपास की बढ़त दिखी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर स्मॉल कैप कैटेगरी के जो कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं आज के सेशन में। राइस स्टॉक्स में बैंक दिखी है, LT फूड्स करीब 9% ऊपर क्लोज हो रहा है। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में सुबह से बैंक दिखी थी, जे कुमार इंफ्रा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम आज के सेशन में रिफ्लेक्ट हुआ। IT स्टॉक्स में छोटे IT स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, इनफाइनाइट कंप्यूटर एक और शेयर जहां पर अच्छी मजबूती दिखी थी। इसके अलावा ARSS इंफ्रा ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी आज, स्टॉक दिन भर मजबूत रहा और अभी भी 7% ऊपर ट्रेड करते हुए। CNC कंस्ट्रक्शन में भी 1.5% का उछाल अभी भी देखा जाए।